साथियों नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? ठीक, अच्छी बात है। हिंदी में हम आपको इस समय हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रहे हैं, जिसमें पिछले भाग में कुछ भक्तिकाल के कुछ सवाल हमने करवाए थे और इसके बाद हमने बताया था कि अगले भाग में हम रीतिकाल पे बात करेंगे। रीतिकाल, तो आज आप हेडिंग डाल लो रीतिकाल। देखो, रीतिकाल को जो है उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं, उत्तर मध्यकाल। और उत्तर मध्यकाल ये हो जाएगा मध्यकाल के बाद वाला भाग, तो उसके बाद आधुनिक काल हो जाएगा और ये समाप्त हो जाएगा। तो उत्तर मध्यकाल जो है इसको रीतिकाल भी कहते हैं, उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं। इसका जो समय है वो 1700 से 1900 के मध्य, 1700 से 1900 का जो समय है वो रीतिकाल कहलाया है। और इसको रीतिकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1700 से पहले जो आपने देखा भक्ति काल में जो रचनाएं हुई, आदि काल में जो रचनाएं हुई, जो भी राइटर हुए हैं उनके पास कोई छंद तो होते थे, कोई रोला छंद में किया, कोई कुंडलिया में किया, लेकिन वहां पर कोई रस नहीं होता था, उसमें कोई अलंकार नहीं होता था। यानी रस और अलंकार, रस निरूपण और अलंकार निरूपण की कोई प्रक्रिया नहीं होती थी। लेकिन अब जब 1700 के बाद जो कवि हुए हैं उत्तर मध्य काल में, उनमें रस निरूपण की क्षमता भी आ गई और वो क्या कहते हैं अलंकार भी डालने लगे, तो एक जो रीति सी बन गई। इसको रीतिकाल इसीलिए कहा जाता है कि रीति रिवाज जो चल गया है उसके आधार पर अभी तक जो भी रचनाएं होती थी बिना किसी रीति रिवाज के होती थी, लेकिन अब उसमें रीति रिवाज शामिल हो गया, यानी रस निरूपण हो गया, अलंकार मिला दिए गए, तो इसलिए इस काल को रीतिकाल कहते हैं 1900 तक। और 1900 के बाद जो होगा वो आधुनिक काल होगा, यानी कि अब जो इस समय चल रहा है सब आधुनिक काल में आएगा। तो रीतिकाल के जो कवि हैं उनके कविताओं में, उनकी रचनाओं में अलंकार वगैरह होता था, ठीक है। तो इसमें जैसे भी सभी जो भी कवि हुए हैं, इसमें सबसे बड़े कवि इसमें केशव हुए हैं। केशव ने जो भी रचनाएं की हैं, तो केशव ने काव्य में अलंकारों का स्थान दिया है, बहुत सारी चीजें बताई हैं। तो इस पॉइंट को धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। आप एक पॉइंट लिख लो, पहले हेडिंग डालो रीतिकाल। रीतिकाल लिखो, इसमें इसे उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है, इसे उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है, उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। इसका समय 1700 से 1900 तक माना गया है, 1700 से 1900 तक माना गया है, 1700 से 1900 तक माना गया है। आगे लिखो, अभी तक, अगले पॉइंट से लिख लो, अभी तक रचनाएं, अभी तक मतलब 1700 तक, अभी तक रचनाएं बिना किसी रीति रिवाज के होती थी, बिना किसी रीति रिवाज के होती थी, बिना किसी रीति रिवाज के होती थी। लेकिन अब रस निरूपण और अलंकार निरूपण, रस निरूपण और अलंकार निरूपण की रीति हो गई थी, इसीलिए इसे रीतिकाल कहा जाता है, इसीलिए इसे रीतिकाल कहा जाता है। अगला पॉइंट लिख लो, आचार्य केशव ने काव्य के सभी अंगों का निरूपण किया है। काव्य के सभी अंगों का निरूपण किया है। अगला पॉइंट लिखो, केशव को
काव्य में अलंकारों का स्थान, काव्य में अलंकारों का स्थान प्रधान समझने वाले, लिखते जाओगे समझ में आएगा, केशव को काव्य में अलंकारों का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कार कवि कहा जाता है। चमत्कार शब्द में चमत्कारवादी कवि कहा जाता है, चमत्कारवादी कवि कहा जाता है। अब रीतिकालीन जो कवि हैं, बहुत सारे कवि हुए हैं, लेकिन हम सबकी बात नहीं करेंगे, लेकिन सबका नाम जरूर लेंगे, इसलिए क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि केशव किस काल के कवि हैं, या बिहारी किस काल के कवि हैं। बिहारी को आप जानते हो, तो वो रीतिकाल के कवि हैं। तो किसी कवि का नाम ना छूटने पाएगा, लेकिन अगर उन कवियों ने कुछ ना कुछ लिखा है विशेष जो पूछा जाता है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे, और अगर नहीं पूछा जाता तो केवल उस कवि का नाम लिखकर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, वही आपको भी करना है। तो अब हेडिंग डालो आप, रीति ग्रंथकार कवि, रीति ग्रंथकार कवि या रीतिकालीन कवि, कुछ भी लिख लो, रीति ग्रंथकार कवि। इसमें सबसे पहले नाम आता है चिंतामणि त्रिपाठी, चिंतामणि त्रिपाठी, डालो चिंतामणि त्रिपाठी। चिंतामणि त्रिपाठी का रीतिकाल में इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि ये चिंतामणि त्रिपाठी जो है ये 4 भाई थे, और अच्छी बात यह है कि 4 भाई में चारों भाइयों ने कविता लिखी है और चारों कवि हुए हैं, और 4 में से आपको 2 को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। चारों भाई कौन कौन थे? चिंतामणि त्रिपाठी, और आपने कविवर भूषण का नाम सुना होगा, भूषण, और मतिराम, मतिराम का नाम सुना है, मतिराम की भी रचनाएं पूछी जाती हैं, और जटाशंकर। यानी चिंतामणि त्रिपाठी हो गए, भूषण, लिखना नहीं अभी, हम लिखा देंगे, भूषण, मतिराम और जटाशंकर, ये 4 भाई थे, और चारों भाइयों ने कविताएं की हैं, लेकिन इसमें भूषण की कविताएं, मतिराम की और चिंतामणि त्रिपाठी, जटाशंकर की बहुत कोई कविता ज्यादा नहीं मिलती है, लेकिन इनको आपको लिख लेना है। तो लिख लो, चिंतामणि त्रिपाठी में लिखो पहला पॉइंट, ये यानी चिंतामणि त्रिपाठी, ये कानपुर जिले के टिकवापुर, एक स्थान है टिकवापुर, ये कानपुर जिले के टिकवापुर के रहने वाले थे, टिकवापुर के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था, इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। पिता का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी। ये 4 भाई थे, ये 4 भाई थे। अब चारों भाइयों के आप नाम लिख लें, चिंतामणि, भूषण, मतिराम और जटाशंकर। अभी और इन्होंने जो रचनाएं की हम आगे हेडिंग डलवा के लिखेंगे। और हाँ, 4 भाई थे, इसमें लिख लो चारों कवि थे, चारों कवि थे, चारों कवि थे, जिनमें चिंतामणि, कविवर भूषण और मतिराम हिंदी साहित्य के यशस्वी कवियों में गिने जाते हैं, हिंदी साहित्य के यशस्वी कवियों में गिने जाते हैं। चिंतामणि ने एक रचना की है, चिंतामणि ने एक रचना की है, कवि कुल कल्पतर, 1707 में इन्होंने लिखा है। चूंकि 1700 से शुरुआत हुई है इस काल की,
तो कविकुल कल्पतरु की एक रचना मिलती है 1760 में। लिखो, चिंतामणि त्रिपाठी ने कविकुल कल्पतरु नामक रचना या नामक ग्रंथ, कविकुल कल्पतरु नामक ग्रंथ 1707 में लिखा था। इनके अन्य ग्रंथों में काव्य विवेक, काव्य प्रकाश और रामायण नाम से भी इन्होंने रचना की है, वाल्मीकि वाली नहीं है। और रामायण प्रमुख है। इनके अन्य ग्रंथों में काव्य विवेक, काव्य प्रकाश और रामायण प्रमुख हैं। चूंकि इनका नाम चिंतामणि है तो ये मणिमाल भी इनको कहा जाता है, और कहीं और नहीं, अपनी कविताओं में इन्होंने अपना नाम कहीं कहीं मणिमाल भी लिखा है। तो लिख लीजिए इस लाइन को, इन्होंने अपने ग्रंथ में अपना नाम मणिमाल लिखा है। इन्होंने अपने ग्रंथों में अपना नाम मणिमाल लिखा है। मणि यानी चिंतामणि, मणिमाल लिखा है। तो ये क्या कहते हैं, चिंतामणि त्रिपाठी की बात थी। और अब बाकी और लोग जो भी हैं उनका जिक्र जब अभी आगे करेंगे, लेकिन मेन पहले लिख लीजिएगा। अब हेडिंग डालो बिहारी। कविवर बिहारी को आप जानते हैं, बिहारी लाल ने आप जानते हो दोहे लिखे हैं बिहारी ने। बिहारी के दोहे बहुत प्रचलित हुए हैं। आपको मालूम है कि बिहारी जो दोहे, इन्होंने 700 दोहे लिखे हैं, और जो 700 दोहे हैं वो सतसई के नाम से जाना जाता है। सतसई, बिहारी के जो दोहे हैं सतसई के नाम से जाना जाता है। और ये जो है जयपुर के मिर्जा राजा जो थे जयशाह, यानी कि महाराज जयसिंह के दरबार में रहते थे। तो एक बार हुआ क्या कि जयसिंह एक बार अपने महल में रहते थे और अपनी छोटी रानी की प्रेम में इतना मस्त हो गए, इतना व्यस्त हो गए थे कि वो अपने महल से निकलते ही नहीं थे। महल में ही दिन भर रात भर महल से प्रेम में ही लीन थे, छोटी रानी के पास दिन भर रात भर वहीं रहते थे। तो ये बिहारी वहां पर पहुंचे तो बहुत लोगों से जो वहां पे और सरदार थे उन्होंने सलाह किया कि बिहारी कोई दोहा लिखे ऐसा जो उनको सुनाया जाए, तो शायद वो ऐसा कुछ करें कि महल से न निकले, क्योंकि राजा जो अगर महल के अंदर ही हो जाएगा तो प्रजा का क्या होगा। तभी उन्होंने इतना कहने पर एक दोहा लिखा था जो आप लोग भी जानते हो, पूछा जाता है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, सुना है ना, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, और अली कली ही स्यो बंधो आगे कौन हवाल, ऐसा सुना है ना। तो ये दोहा उन्होंने तभी लिखा था जब उनके महाराजा जयसिंह महल के अंदर रहते थे, बाहर का कोई काम नहीं देखते थे, तो वो इन्होंने लिखा था। उसके बाद इस दोहा से उतना प्रभावित हुए कि वो मकान से निकल कर आए और उसके बाद बिहारी को ससम्मान बिठाया और बिहारी से उन्होंने कहा कि अब तुम रोज एक दोहा हमारे लिए लिखोगे, और उस एक दोहा लिखने पर रोज एक दोहा लिखने लगे। उनको मतलब एक दोहा लिखने पर उनको पारिश्रमिक भी दिया जाता था, एक असर भी दी जाती थी। तो इस तरह से दोहा वो लिखना शुरू कर दिए और एक दोहा लिखे, सुना दे, एक असर भी ले चले हम। इस तरह करते 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 इन्होंने 700 दोहे लिखे, और बिहारी ने कुछ लिखा ही नहीं, बस 700 दोहे लिखे जिनको सतसई, सतसई का मतलब था, शुद्ध नाम है सप्तसती, 700, और इसको कहा गया क्या, सतसई। तो ये सतसई की कहानी है। तो
तो अगर आपसे पूछा जाए किसके दरबार में रहते थे, जयसिंह के दरबार में रहते थे, और इनका जो दोहा है वो आपको लिखना है। तो ये सब बातें छोटी छोटी हैं इनके बारे में, इनको आप लिख लें। ठीक है, लिखो लिखो। कविवर बिहारी को माथुर चौबे कहा जाता था। कविवर बिहारी को माथुर चौबे कहा जाता था। माथुर चौबे कहा जाता था। इनका जन्म ग्वालियर के पास एक गांव था बसुआ गोविंदपुर। ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में 1660 के लगभग हुआ था। 1660 के लगभग हुआ था। 1660 के लगभग हुआ था। 60 के हुआ, जब 40 साल के हुए तो लिखना पढ़ना शुरू किया 1700 के बाद। अगला पॉइंट लिख लो। ये जयपुर के मिर्जा राजा जयशाह, मिर्जा जो थे उनका नाम था राजा जयशाह। बाद में इनका नाम महाराज जयसिंह पड़ा है, ब्रैकेट में आप एक भी लिख सकते हो, नाम यही है मिर्जा राजा जयशाह, ब्रैकेट में लिख लो महाराज जयसिंह। महाराज जयसिंह के दरबार में रहा करते थे। आगे लिखो। सबसे पहले इन्होंने महाराज जयसिंह के विषय में महाराज जयसिंह को जगाने के लिए, कैसे भी लिख लो, कहानी आपको मालूम है। महाराज जयसिंह को जगाने के लिए, किस चीज से जगाने के लिए मालूम है आपको ना, जगाने के लिए एक दोहा लिखा था। वो दोहा आप लिख लें, बोल दे लिख लोगे। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, नहीं विकास यही काल। आगे लिखो। अली कली ही सो बंध्यो, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल, आगे कौन हवाल। ये दोहा किसका है? बिहारी का। और आप जानते हो बिहारी ने एक दोहे में ही सब कुछ लगभग डाला। कहा जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भरा है। एक ही दोहे में हो सकता 2-3 युग समा जाए इनके। और अभी इनके दोहे हम जब रस पढ़ाते हैं तो आपको वो लिखाते हैं, अभी उनकी बात करेंगे। तो ये अब अगली लाइन सीख लो। इस दोहे से राजा जयसिंह, इस दोहे से महाराज जयसिंह इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने बिहारी को इसी प्रकार के सरस दोहे बनाने की आज्ञा दी। सरस दोहे बनाने की आज्ञा दी। बस आगे लिखो। बिहारी दोहा सुनाने लगे बनाकर, बिहारी दोहा बनाकर सुनाने लगे, बिहारी दोहा बनाकर सुनाने लगे और उन्हें प्रति दोहे पर एक असरफी मिलने लगी। प्रति दोहे पर एक असरफी मिलने लगी।
इस प्रकार 700 दोहे बने, इस प्रकार 700 दोहे बने जो संग्रहित होकर बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो संग्रहित होकर बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध हुए। और बिहारी ने बस एक ही रचना की है, बिहारी सतसई। और आप जानते हो श्रृंगार रस में ज्यादातर कविताएं करते थे, संयोग श्रृंगार भी, वियोग श्रृंगार भी। और इन्होंने दूसरी रचना की ही नहीं, लेकिन इनकी जो टीकाएं, इनकी जो रचना है 700, इनमें टीका रचे गए। जिन्होंने टीका रचा है, लगभग 4-5 टीकाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, उनके नाम से टीका इनके प्रसिद्ध है। ठीक है, तो लिख लो आगे। इसकी 50 टीकाएं रची गई, इसकी मतलब बिहारी सतसई की 50 टीकाएं रची गई, जिनमें हरिप्रकाश टीका, हरिप्रकाश ने लिखा तो नाम पड़ गया हरिप्रकाश टीका, जिनमें हरिप्रकाश टीका, आगे लिखो लल्लू लाल जी की लाल चंद्रिका, ये भी एक टीका है, लल्लू लाल ने लिखा लाल चंद्रिका, लल्लू लाल जी की लाल चंद्रिका, सरदार कवि का टीका, सरदार कवि एक थे, सरदार कवि का टीका, और सूरत मिश्र का टीका, सूरत मिश्र एक कवि हैं, सूरत मिश्र का टीका, सूरत मिश्र का टीका प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। और ये जो गागर में सागर भरने की बात है, इन्हीं के बारे में कही जाती है। उस लाइन पे भी एक दोहा प्रचलित है, सतसैया के दोहरे ज्यों नाहक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। सुना होगा इसको, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गागर में सागर भरना जो है इन्हीं बातों से शो करता है। एक लाइन लिख लो, बिहारी के बारे में कहा जाता है, बिहारी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने गागर में सागर भरा है। तो पूछ लिया जाता है किसके बारे में कहा जाता है, गागर में सागर भरा है। और आपको हम कई दोहे इसमें लिखा भी चुके हैं, जब रस पढ़ाया तो उसमें लिखाया है क्या, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हसवे देन कहे नट जाए, है ना, श्रृंगार रस में लिखाया है। और वियोग श्रृंगार का भी इन्हीं का दोहा लिखाते हैं आपको, क्या कि हाँ क्या था दोहा वो, हाँ वियोग श्रृंगार में क्या लिखाते हैं, सौह करे, नहीं भूल गए उसको, भी ध्यान नहीं, अभी ध्यान आएगा तो बताएंगे। बिरह बरन बिललात और बिचही सूख गुलाब गो, छीटो छुयो नगात। हाँ, बिरह बरन बिललात, एक लाइन शुरू की नहीं याद आ रही, तो ये भी बिहारी का ही दोहा है। बिरह बरन बिललात बिचही सूख गुलाब गो, छीटो छुए, वियोग श्रृंगार है। तो इस तरह से इन्होंने गागर में सागर भरा है। और उसके बाद फिर बिहारी के बारे में और कुछ विशेष बात नहीं है, और रचनाएं मिलती नहीं है। तो अब आगे अगली हेडिंग डालना है आपको, मंझन। अगला मंजन नहीं, मंझन। हम बाकी कवि छोड़ रहे हैं, भी लास्ट में हम आपको लिखा देंगे कौन कौन से कवि इस काल में हुए हैं, लेकिन जिनमें कुछ लिखना है उसको लिखना है। मंझन हेडिंग डालो। देखो, मंझन द्वारा रचित, मंझन द्वारा रचित कोई भी ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुआ है, मतलब प्रकाशित नहीं हुआ लेकिन मिले हैं, उनकी रचनाएं मिली हैं, प्रकाशित नहीं हुआ है। पुस्तकों की खोज करने पर, पुस्तकों की खोज करने, यानी इनकी पुस्तकों की खोज करने पर
5 ग्रंथों का पता लगा है, यानी प्रकाशित कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब पता किया गया मंजन ने क्या लिखा है तो 5 ग्रंथ मिले हैं। तो पुस्तकों की खोज करने पर 5 ग्रंथ का पता चला है। नंबर 1 रस रत्नावली, मंजन की है रस रत्नावली। नंबर 2 रस विलास, रस विलास। नंबर 3 जनक पचीसी, जनक पचीसी। नंबर 4 जानकी जू को ब्याह, जानकी जी नहीं है, जानकी जू को ब्याह है, जानकी जी का विवाह ही, लेकिन ये लिखा मिलता है जानकी जू को ब्याह। और एक और रचना मिलती है नैन पचासा, नैन पचासा। तो ये रचना अगर पूछी जाए इनमें से कोई रस रत्नावली किसकी है तो मंजन की है। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से कुछ रचनाएं मिली हैं जो अब उसके बाद हम आपसे बात करेंगे और लोगों की। जैसे आपने देखा कि जो शुरुआत जहां से किया था, हम चिंतामणि त्रिपाठी के भाई थे, भूषण पे चर्चा करना है, मतिराम पे चर्चा करना है, लेकिन वो सब बातें अगले वीडियो के भाग में होंगे। और हम आपको बता दें बहुत जल्दी हम रीजनिंग का प्रैक्टिस आप लोगों को कराने वाले हैं, इसमें यूट्यूब पर हम लाइव आएंगे, आपको टाइम वगैरह बता देंगे, उस समय आप लोग लाइव आइएगा और मिक्स प्रैक्टिस हमारे साथ करिए। हम सवाल देंगे, आप लगाइए, आंसर कमेंट करिए, बताइए, और उसके बाद फिर हम भी उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।